वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रिसर्चर हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान के मामलात पे। हमें ज्वाइन करना था शाहिद रिंद साहब ने, जो मावने खसूसी इतलात हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, मगर आखिरी मिनट पर वो अब अवेलेबल नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली कोशिश तो हमारी यही थी और उम्मीद भी यही थी कि हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे पास होगा, मगर शाहिद रिंद साहब कमिटमेंट करके नहीं आए। सो देयर इज़ नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट। वेलकम टू द शो रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब। जी काकड़ साहब, आप बलूचिस्तान पे रिसर्च भी करते हैं, वहाँ के रहने वाले भी हैं। किस तरह देख रहे हैं आप ये जो वाक़यात हुए हैं सैटरडे के दिन, और जिस तरह उनको नाकाम बनाया है लॉ इन्फोर्समेंट ने? जी, मैं समझता हूँ ये जो वाक़यात हुए हैं ये यकीनन इंतहाई तशवीशनाक है और ये एक संगीन सूरत हाल की निशानदही करती है। और मैं समझता हूँ जो हुकूमती बयानात और मौक़िफ़ है जो अपनी कामयाबी इस बात में गर्दानते हैं कि उन्होंने कितने दहशतगर्द मारे हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हैं या जो आपके साथ लड़ रहे हैं, उनके नज़दीक उनमें से आधे तो वैसे ही खुदकुश बमबार होते हैं, तो वो मरने के लिए ही आए होते हैं। और दूसरा ये कि ये सही। यहाँ तक बात पहुंची कैसे कि 12-13 शहरों में साइमल्टेनियसली इतने बड़े स्केल पे मरबूत हमले करना। जी काकड़ साहब, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी अब अगर हम देखें, और ऑब्वियसली आप भी इसको करीब से देखते रहे हैं सारे मामले को, कि दहशतगर्दी का मसला ना तो बलूचिस्तान में नया है और ना इस तरीके की के हमले जो हैं वो नए हैं। हमने 2024 अगस्त में भी देखा इस तरह के वाक़यात हुए थे। उसके अलावा जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इस तरह के टेररिज्म या दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से होते हैं। जैसे आपने कहा कि दहशतगर्द जो आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि शायद वो ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे। तो ये कोई ख़ास उस पैटर्न से फ़र्क तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये पिछले 2-3 साल जो बलूचिस्तान में बलोच अस्करियत पसंदों की जो वायलेंस है ये उसका तसलसल है। और ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता नई बात इसमें ज़रूर ये है कि ये पहली दफ़ा है कि एक मरबूत तरीके से 12-13 शहरों में साइमल्टेनियसली इतने बड़े हमले किए गए हैं। इससे पहले जो हमले होते थे वो जोग्राफियाई तौर पर एक शहर या उस तक साइमल्टेनियसली महदूद होते थे। तो जो इसकी स्केल है और जो कैपेसिटी दिखाई है अस्करियत पसंदों ने, वो इसमें नई बात है। उसके अलावा ये बिल्कुल तसलसल है जो पिछले 2-3 साल से हम बलूचिस्तान में देखते आ रहे हैं। तो काकड़ साहब, क्योंकि आप इसको 2-3 साल का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 2-3 साल में क्या ऐसा तब्दील हुआ कि ये जो हमले हैं इनमें हम कह सकते हैं कि शिद्दत पसंदी बढ़ी है, या ये ज़्यादा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीथल हुए हैं, तो ये पिछले 2-3 साल में तब्दील क्या हुआ? बलूचिस्तान तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के दहाने पे खड़ा है। और वो खलीज इस वजह से बड़ा है, उसका ताल्लुक दोनों स्टेट और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स है। स्टेट के लेवल पे पिछले 7-8 साल में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मसनूई क़ियादत को मुसल्लत करना, रिप्रेशन और सियासी मसलों को ताकत के ज़रिए हल करना, ये वो ड्राइवर्स है जिन्होंने तारीखी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल किया है। इनमें इजाफा हुआ है शदीद किस्म का कि आज जो हुकूमत है उसको बलूचिस्तान में कोई आम आवाम की नज़र में उसको कोई जायज़ हकीकी हुकूमत समझा ही नहीं जाता। इसी तरह से क्रैकडाउन में कि जो पुरअमन सियासी आवाज़ें थी, सियासी अपोजिशन थी, उसको तो आपने दबा दिया है। पुरअमन सियासी जदोजहद और मुखालफत के लिए स्पेस आपने छोड़ी नहीं। तो फिर उसके बाद एक तरह से रियासत लोगों को, नौजवानों को धकेल रही है किसी और तरफ। इसी तरह मैं समझता हूँ समाज के लेवल पे भी, मुआशरे में जो पिछले 10-15 साल में हम ट्रेंड देख रहे हैं, यूथ बल्ज है, सोशल मीडिया है, नौजवानों की एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है। तो ये ट्रेंड्स कंबाइन करके इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि जिसमें हमें नज़र आती है कि जो खलीज है रियासत और शहरी के दरमियान वो बढ़ गई है।
काकड़ साहब, यहाँ ये जो यूथ पल्ज की आपने बात की, बिकॉज ये तो खैर एक ऐसा इशू है जिसको आप समझते भी हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो बाकी मुल्क में जब हम इस यूथ पल्ज का जिक्र करते हैं तो वी लिंक इट टू द मुशर्रफ ईयर्स, कि उधर से मिडिल क्लास की एक डेवलपमेंट हुई, जो जिस किस्म की हमने तरक्की देखी, मुआशी तरक्की देखी मुशर्रफ के ज़माने में, उसके बाद और फिर ये यूथ पल्ज ऑब्वियसली वोटिंग एज पे पहुंचा है पिछले 1-2 इलेक्शन में। क्या बलूचिस्तान में भी यही ट्रेंड्स रहे हैं जो बाकी मुल्क में रहे हैं, या वहाँ कुछ फ़र्क रहा है? जी, बलूचिस्तान में ये जो क्रिटिकल मास है पढ़े लिखे नौजवानों की सूरत में, थोड़ा सा बलूचिस्तान में ये ट्रेंड लैग करता रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जिस पीरियड का आपने जिक्र किया, ये वो दौर था जब बलूचिस्तान में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उसके बाद लार्ज स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोग अपने इलाके छोड़ के चले गए। लेकिन ये ट्रेंड बलूचिस्तान में भी थोड़ा देर से हमें नजर आया, और पिछले 10-12 साल में आप अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स है उसमें हमें ये नजर आया है, प्रोटेस्ट्स में ये हमें नजर आया है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे नए जिन्होंने उम्मीदें दी उनकी तरफ चली गई। बलूचिस्तान में ये ट्रेंड शुरू में कोमपरस जमातों के साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सपोर्ट थी, लेकिन चूंकि पार्लिमानी निज़ाम सियासत में हिस्सा लेके वो कोमपरस न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के बुनियादी मफादात का दिफा करने में नाकाम हुए, बल्कि उनको रियासत ने अपनी गलत पॉलिसियों के थ्रू नाकाम करा के ये साबित किया है कि जो अस्करियत पसंदों का नैरेटिव था उसको एक तरह से तकवीत दी है। सो जिसके नतीजे में पिछले 6-7 साल में बड़ी तादाद में ये जो पढ़ी लिखी अर्बन मिडिल क्लास है यहाँ पे, वो फिर गैर पार्लिमानी ऑप्शंस की तरफ गए हैं, जिसमें पुरअमन और पुरतशद्दुद दोनों ऑप्शंस है, और वो उसको उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा काकड़ साहब, अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया है, फिर आपने पार्लिमानी सियासत का भी जिक्र किया, तो सर अगर इस वक्त यही जो जमातें थीं जो माजी में इन लोगों का शायद वोट या तवज्जो हासिल कर सकती थी, अगर आज वो फाल हो जाए, अगर आज उनको पार्लियामेंट में जगह मिल जाए, तो आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? जी, ये बहुत अहम सवाल है। देखें अरफा साहिबा, आज से 20-25 साल पहले जिन इस्लाहात और पॉलिटिकल कंसेशंस की बुनियाद पे ये मसला हल हो सकता था, आज उन पे नहीं हो सकता। आज से 10 साल पहले जिन कंसेशंस पे ये मसला हल हो सकता था, आज वो नाकाफ़ी है। जिसका मतलब है कि प्रोग्रेसिवली हर दिन के गुजरते दिन के साथ जो सुलह और रिकन्सिलिएशन की कीमत है वो बढ़ रही है। तो आज बिल्कुल उस पे सिर्फ ये मसला हल नहीं हो सकता, आज हमें ज्यादा सब्सटेंशियल कंसेशंस देने होंगे। आज तो हमें पहले यहाँ पे लोगों का एतमाद बहाल करना होगा, बुनियादी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे, जिससे ये मसनूई निज़ाम का खात्मा हो, लोगों का एतमाद इस निज़ाम पे बहाल हो, तब जाके पार्लिमानी सियासत और ये बाकी चीज़ों जो रसायल वसाइल के हवाले से कंसर्न्स है उनको एड्रेस करके बात आगे बढ़ सकती है। ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि आज भी जिन शराइत पे सुलह हो सकती है, हालात काबू किया जा सकते हैं, आज से 5 साल बाद उन पे भी वो भी नाकाफ़ी होंगे। तो ये वो अहम बात है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि किस तरह हमारे हुक्मरानों ने शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर रेत में छुपा लिए हैं, और वो पॉलिसीज़ और वो काम किए जा रहे हैं जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट पे वो आग पे तेल डाल रहे हैं बुनियादी तौर पर, बजाय उसको कम करने की। काकड़ साहब, बट एक ये भी तो व्यू है यहाँ, जब आप जैसे लोग ये बात करते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो एक दूसरा व्यू भी है, और वो व्यू ये है कि अभी तक ये शिद्दत पसंद, दहशतगर्द, जो भी आप इनको कहें, ये किसी इलाके के ऊपर काबू नहीं कर पाए। आते हैं थोड़ी देर के लिए, अटैक होता है, कोई क्राइसिस होता है, मगर फिर वो खुद ही रिट्रीट कर जाते हैं जितना वो कर सकते हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि जैसे एक जो हमने खैबर पख्तूनख्वा या फाटा में 2007 में हालात देखे, जहां टेरिटोरी पाकिस्तान के कुछ इलाके उनके कब्जे में थे, ऐसी सूरत हाल कभी बलूचिस्तान में नहीं हुई। जी देखें, ये आर्गुमेंट है, ये
बलोच अस्करियत पसंद तहरीक की एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। पहली बात यह है कि एक इलाके को कब्जा करना उनका हदफ ही नहीं है। उनका हदफ तो पूरे बलूचिस्तान को आज़ाद करने का जो उनका दावा है, तो इसलिए वो अपने आप को शायद टेरिटोरियली किसी एक उस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। दूसरा जो हुक्मरान तबके के लिए तशवीशनाक बात होनी चाहिए वो ये है कि जो आम आवाम की का गुस्सा और नाराजगी है, ये जो वायलेंट इंसर्जेंसी है, ये तो उसकी सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है। आप इससे हट के सही। जाएं, इस बात पे कंसेंसस है कि बलूचिस्तान में गुस्सा और नाराजगी और रियासत पे अदम एतमाद इस हद तक बढ़ चुका है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एतमाद उठ चुका है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो अस्करियत पसंदी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आपने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ जो जिरगा हुआ।